गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ाया, फिर पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट निकालना सिखाया, उसका डेफिनेशन बताया, डेरिवेशन की क्राइटेरिया बताया, फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज सिस्टम, दैट इज एडिटिव रूल। ये क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोले तो पूरा क्लास 12th का जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल है, एनालिटिकल है। रियलाइज कम होता है क्योंकि डेली लाइफ में सब चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, इसलिए आपको थोड़ा वॉचफुल और केयरफुल होना होगा, तो धीरे धीरे बात आपको समझ में आएगी। तो आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीरियस रहिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। So potential due to many point charge system, that is additive rule. Potential is scalar quantity. Therefore, the potential at any point due to a group of point charges is found by calculating the potential due to each charge as if the other charges were not present, and then adding algebraically the quantities so obtained. बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज इस डायग्राम में एन पॉइंट चार्ज सिस्टम दिखाया हुआ है, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। अगर आपके किसी न्यूमेरिकल में इसमें से कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो उसको माइनस साइन के साथ लेना होगा, और पॉजिटिव होगा तो प्लस के साथ लेना होगा। मैंने जानबूझकर सभी चार्जेस को पॉजिटिव मान लिया है। इस एनवायरनमेंट में कोई पॉइंट P है, पॉइंट P का Q1 से डिस्टेंस R1 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है, Q3 से डिस्टेंस R3 है, Qn से डिस्टेंस Rn है। पॉइंट P पे मुझको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। बच्चों, मेथड ये होगा कि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस में आएगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस में आएगा। तो पॉइंट P पे सभी चार्जेस का अलग अलग पोटेंशियल लिखा जाएगा विथ प्रॉपर साइन। फिर सभी एक्सप्रेशंस का अलजेब्राइक सम लिया जाएगा, दैट विल गिव यू नेट पोटेंशियल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव रूल। मान लो Q1 का पोटेंशियल P पर आपको फार्मूले से लिखना है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना सिखाया। अगर वो फार्मूला मैं इस्तेमाल करूं तो प्लस Q1 का पोटेंशियल यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड Q1 अपॉन R1, ये V1 की वैल्यू आती है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q2 एट द सेम पॉइंट P, द डिस्टेंस इज R2, ऐसे लिखोगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K and Q2/R2, and due to third charge this quantity taken common into Q3/R3 plus dot 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 for nth charge it should be this quantity into Qn/Rn। बच्चों, ये सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख लिए जाते हैं और इनका अलजेब्राइक सम लिया जाता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और अलजेब्राइक सम लेने के बाद आपको पॉइंट P पर क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल। बच्चों, इसको सिग्मा नोटेशन में अगर डिनोट करोगे तो कैसे लिखोगे, ये जो टर्म है ये कॉमन है सभी के लिए, तो इसको सिग्मा के बाहर लिखोगे, फिर सिग्मा का सिंबल बनाओगे, फिर Qi/Ri लिखोगे, फिर I का लिमिट 1 to n, where Ri is the distance of the point P from the charge Qi। I की वैल्यू बारी बारी से लिखते जाओगे और बीच में प्लस लगाते जाओगे,
इस तरह से इन टर्म ऐसे बन जाएंगे, वो इसका एक्सपेंशन होएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को सिग्मा नोटेशन में शॉर्ट में ऐसे लिखोगे। बच्चों ये जो अलजेब्राइक सम आप ले रहे हो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए, इसी को एडिटिव रूल कहा जाता है। तो पोटेंशियल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ नहीं होता, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने में एडिटिव रूल यूज़ होता है। दरअसल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए बना है, और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटीज़ है तो इसको एडिटिव रूल बोला जाता है। शॉर्ट में ऐसे लिखोगे। If the charge distribution be continuous, then summation in the above expression will be replaced by integration. That is, v equals 1 by 4 pi epsilon naught k. बच्चों जो सिग्मा का सिंबल था, नाउ दैट विल बी रिप्लेस बाय इंटीग्रल। जो इंडिविजुअल चार्ज क्यू आई था, दैट शुड बी रिप्लेस बाय डी क्यू। जो इंडिविजुअल डिस्टेंस आर आई था, दैट विल बी रिप्लेस बाय आर। तो बच्चों जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा, जो बॉडी होगी वो बिग साइज की होगी, तो फिर आपको कैलकुलस इस्तेमाल करना होगा। अब इस फार्मूले में डी क्यू क्या है? where dq is a differential element of the charge distribution and r is its distance from the point at which v is to be calculated. If the charge is spread continuously over an area A, then dq equals sigma dA, where sigma is what? Sigma is surface density of charge, written as dq by dA, that is charge per unit area. Hence total potential at point P will be, इसको डायग्राम से समझो। बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। मैंने इस डायग्राम में एक आर्बिट्रेरी बिग सरफेस एरिया दिखाया। ये छोटा सा नहीं है, ये बड़ा सा सरफेस एरिया है। ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कभी लीनियर भी हो सकता है। कैपिटल ए ये सरफेस एरिया है। इतने बड़े चार्ज बॉडी का पोटेंशियल निकालना अभी तक आपको सिखाया नहीं गया, क्योंकि जो थ्योरी आपने बनाई है वो पॉइंट चार्ज के लिए बनाई है। इस पे पॉइंट चार्ज क्रिएट करना होगा। पॉइंट चार्ज कैसे क्रिएट होगा? इस पर एक स्मॉल एरिया मार्क करो, बहुत छोटा सा एरिया, इसको डी लिखा जाएगा कैलकुलस में। इस पे बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा, उसको डी क्यू लिखा जाएगा। इधर कोई पॉइंट पी है जहाँ आपको पोटेंशियल चाहिए होगा, उसके इस एरिया के सेंटर से डिस्टेंस आप स्मॉल आर दिखाएंगे। बच्चों इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वेरी स्मॉल होगा। कैलकुलस नोटेशन में उसको डीवी लिखा जाएगा, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल करके डीवी का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। बच्चों डीवी का एक्सप्रेशन अगर यहाँ डीवी लगा दूँ तो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू बाई आर। इंटीग्रल नहीं होगा, यहाँ डीवी होगा। और जब आपको यहाँ टोटल पोटेंशियल चाहिए होगा तो प्रैक्टिकली ये समझाया जाता है, कितने बड़े एरिया पे छोटे 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 डी क्यू हज़ारों काट लो। डी क्यू ऐसे काटते चले जाओ, छोटे छोटे एरिया डी क्यू ऐसे काटते चले जाओ। इस पे हज़ारों डी क्यू एलिमेंट काटो, और सभी एलिमेंट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इसी को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और हर एक डी क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस अलग अलग आएगा। इसीलिए बच्चों इसको वेरिएबल माना गया। और जब सभी पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे dv1, dv2, dv3, dv4 लिख दिया जाएगा, फिर सबका अलजेब्राइक सम लिया जाएगा। जब dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस डॉट डॉट dvn लिखा जाएगा, तो सब ऐड होने के बाद एक बिग पोटेंशियल बन जाएगा। उस बिग पोटेंशियल को v लिखा जाता है। फिर यहाँ पे एक सिग्मा नोटेशन आएगा बच्चों। लेकिन मैथ की थ्योरी होती है कि जब चार्ज का या किसी भी क्वांटिटी का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा को सिंबल सिग्मा का रिप्लेस हो जाता है इंटीग्रल से। तो सिग्मा यहाँ इंटीग्रल से रिप्लेस हो जाएगा,
और सारे छोटे छोटे पोटेंशियल को ऐड करोगे तो v आएगा। अच्छा, ये क्वांटिटी हर एक टर्म में कॉमन होगी तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकालोगे और यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाता है dq/r और इसको इंटीग्रेट किया जाता है पूरे एरिया पर। पूरी सरफेस एरिया पर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट बनाते हैं और बच्चों इसको सरफेस इंटीग्रल नाम दिया गया है क्योंकि इसको आप एक सरफेस पर इंटीग्रेट करते हो। पिछले पेज पे पढ़ा कि डी क्यू को अदरवाइज कैसे लिख सकते हो, सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू रिप्लेस बाय सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर। इसमें सब कुछ वेरिएबल है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और इसको पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करोगे तो पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल वी आएगा। एंड दिस एक्सप्रेशन इज सरफेस इंटीग्रल। अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी बिग साइज की बॉडी का कोई क्वांटिटी डिराइव करना होता है तो कैलकुलस क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि फिजिक्स की सारी थ्योरी जो डेवलप करी जाती है वो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज के लिए डेवलप करी जाती है। जब बिग साइज की बॉडी पर वो थ्योरी लगानी पड़ती है तो छोटे छोटे एलिमेंट काटने पड़ते हैं और इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलस इस्तेमाल होता है। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, बिग एरिया पर है, इस वाले फार्मूले से आप पोटेंशियल डिराइव किया करोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट केस, सिमिलरली इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम v। अब सरफेस की जगह पे वॉल्यूम की बात होगी। जो बिग साइज की बॉडी होगी वो 3 डायमेंशनल होगी, उसमें थिकनेस भी होगा। देन डी क्यू इक्वल्स रो डी वी। रो को लिखते हो डी क्यू अपॉन डी वी। रो इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, हम इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। डिफाइन करते हैं डी क्यू अपॉन डी वी। हेंस पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम स्पेस दिखाया। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, माना गया है कि इसके हर पॉइंट पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में। तो बच्चों थ्योरी तो आपने पॉइंट चार्ज की पढ़ी है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो बिग साइज की बॉडी का पोटेंशियल निकालना सीखे नहीं है, इनफैक्ट आपने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना सीखा है। इस पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कट करो, स्मॉल वॉल्यूम ले लो, स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज होएगा डी क्यू, उसके सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा आर। इस छोटे से चार्ज का यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल डीवी कैसे लिखा जाएगा। मान लो तुमने यहाँ डीवी लिखा हुआ है, इंटीग्रल का साइन यहाँ से हटा दो, तो जब डीवी लिखोगे तो ये तो क्वांटिटी कॉमन रहेगी और ये डी क्यू बाई आर होगा। यही फार्मूला पढ़े हो। जब इस तरह के डी क्यू इस बॉडी में हज़ारों काट लोगे छोटे छोटे, आई मीन डी क्यू 1, डी क्यू 2, डी क्यू 3, डी क्यू 4, डी क्यू 5 डॉट डॉट डी क्यू एन, हज़ारों छोटे छोटे एलिमेंट काट लो, हर एलिमेंट को पी से मिला दो, तो हर एलिमेंट का पी से डिस्टेंस अलग अलग आएगा। यहाँ नेट पोटेंशियल बच्चों कैसे निकालोगे, लिखोगे dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस dv4 प्लस डॉट डॉट dvn, ऐसे। फिर सबको अलजेब्राइक सम करोगे क्योंकि स्केलर है, तो dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 डॉट डॉट dvn सम करोगे तो नेट पोटेंशियल v आएगा और यहाँ पे एक सिग्मा का सिंबल आएगा, सिग्मा का सिंबल आएगा। फिर यहाँ पे डी क्यू आई अपॉन आर आई ऐसे लिखोगे। लेकिन कहा जाता है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है तो सिग्मा का जो सिंबल होता है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रल के बाहर आ जाती है
सिग्मा का सिंबल इंटीग्रल से रिप्लेस हो गया, डी क्यू आई की जगह पे डी क्यू लिखा जाएगा, आर आई की जगह पे आर लिखा जाएगा, सबस्क्रिप्ट वी लिखा जाएगा, वी का मतलब इस बॉडी का होल वॉल्यूम, और कहेंगे कि तुमने इस क्वांटिटी को पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दिया टू गेट यू टोटल पोटेंशियल वी। बच्चों पिछले पेज पे बताया मैं कि डी क्यू को अदरवाइज रो इंटू डी वी लिखते हो, तो उसको रो इंटू डी वी लिख डालो, आर को ऐसे ही रहने दो, ये सब कुछ वेरिएबल है। और मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके आप इस पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल वी को डिराइव कर सकते हो। तो कैलकुलस क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इस पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। where rho is volume charge density and this symbol is volume integral, and this diagram represents arbitrary volume space. बच्चों इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करेंगे। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges placed at a short distance apart. डायग्राम देखो, equal and opposite charges means minus q and plus q. These are point charges placed at a short distance. बच्चों ये देखने में शॉर्ट जरूर लिखा हुआ है, मगर फिर भी इसको पॉइंट चार्ज कहलाने के लिए जो इसका साइज होगा उसकी तुलना में कम से कम 100 गुना ये ज़्यादा होगा। आई मीन इसका साइज अगर ऑंगस्ट्रॉम में होगा, से 1 ऑंगस्ट्रॉम, ये लगभग 100 ऑंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा। अब 100 ऑंगस्ट्रॉम होगा इसलिए उसको शॉर्ट लिखा है, मगर इसकी तुलना में 100 गुना होगा ही। So two equal and opposite charges placed at finite separation form electric dipole. बच्चों इस कन्फिग्रेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है because we have two poles, negative pole and positive pole. Then we have electric dipole moment vector. It's a vector quantity. Its direction is defined from negative charge to positive charge. बच्चों कुछ डेफिनेशन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने शुरू से बना रखी है। उन्होंने डेफिनेशन बना रखे हैं, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। उन्होंने डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंडिकेट करता हुआ बनाया। अगर वो पहली बार डेफिनेशन बनाते वक्त उल्टा डायरेक्शन बताए होते और सैकड़ों साल से हमें वही पढ़ाया जा रहा होता तो हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिए होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिसने भी डेफिनेशन बनाया वो नेगेटिव से पॉजिटिव डिफाइन कर दिया और उसी को हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। So electric dipole moment vector P is directed from minus q to plus q. Suppose the distance between two charges is 2L. So how to define magnitude of this dipole moment? Magnitude of electric dipole moment P is defined as magnitude of either of the two charges into distance between two, that is q into 2L. So formula is 2QL. बच्चों यहाँ से इसका ऐसा यूनिट क्या डेवलप होगा, कूलॉम मीटर। ऐसा यूनिट डेवलप होगा यहाँ से कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर। इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हो लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनती है। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक बात बता रखी है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एट द पॉजिटिव पोल
एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव पोल। एक नई बात मैं आज और बताने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स emerging from a positive charge become directly proportional to the magnitude of the given charge। बच्चों ये एक हाइपोथेसिस है, इसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करो। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस तो डिफाइंड नहीं है और उनको देखा और गिना नहीं जा सकता, लेकिन उनका नंबर किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा उसकी हाइपोथेसिस बनाई जा चुकी है। टोटल लाइंस जो यहाँ से इमर्ज होती हैं वो क्यू के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ प्लस क्यू होता है तो यहाँ माइनस क्यू होता है, यानी कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जितनी लाइंस यहाँ से इमर्ज होएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आके टर्मिनेट होएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर है। इसलिए जितनी लाइन यहाँ से निकलता हुआ दिखाओगे वो सारी की सारी यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। और लेबोरेटरी मेथड से जब इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रा करोगे वो कुछ इस तरह से सिमेट्रिक कर्व बनाएंगे। हमारी जो सेंट्रल लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ये सिमेट्रिक होती हैं और सारी की सारी माइनस क्यू पे आगे टर्मिनेट होती है। कुछ और बातें बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ये थ्योरी आप पढ़ चुके हो, तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप कैसे समझोगे। मान लो तुम एक पॉइंट यहाँ ले लो, मेरा कर्सर देखते रहना, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो +1 और +1 को तुम प्लस क्यू से मिला दो, तो +1 पे प्लस क्यू का रिपल्सन फोर्स लगभग ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, उसको E1 वेक्टर लिख दो और इसी +1 को माइनस क्यू से मिला दो। कर्सर देखते रहना, तो माइनस क्यू की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा, कुछ इनवर्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसको E2 वेक्टर लिख डालो, इसको E1 वेक्टर लिख डालो और पैरेललोग्राम लॉ से दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो लगभग इस तरह से टेढ़े इंक्लाइन डायरेक्शन में आएगा। इससे साफ पता चलता है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन इस पॉइंट पर ड्रा किए हुए टेंजेंट के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये लाइन जो ऐसे कर्विलिनियर घुमाई गई है ये बिल्कुल सही घुमाई गई है, और सही घुमाई गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सही इसी से मिलेगा। ड्यू टू सेम रीजन अगर इस पॉइंट पर +1 रखोगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ डाउनवर्ड आएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा। और बीचों बीच ये जो बाइसेक्टर लाइन है अगर यहाँ पे +1 रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगा और वो भी टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल करके दिखा जा चुका है, मैथमेटिकली प्रूफ किया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी कर्व के लॉन्ग अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और सिमेट्रिकली आके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और सेंट्रल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, क्योंकि यहाँ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आएगा और वो भी राइटवर्ड आएगा। एक लाइन कम से कम सेंटर पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होगी, बाकी सब ऐसे कर्विलिनियर होंगी। तो बच्चों इसका मीनिंग आप समझ लो, जितनी लाइन निकालोगे वो सारी की सारी यहाँ टर्मिनेट कराओगे। क्यों कराओगे? क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स क्यू के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ से कितनी लाइन निकाले हो
11 लाइंस निकाले हो, यहाँ 11 लाइंस को टर्मिनेट कराओगी और डायग्राम में सिमेट्री की होगी वो समझा चुका हूँ। ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट का डायरेक्शन क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू दिस डाइपोल। आई मीन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टैंजेंट के डायरेक्शन से कोइंसाइड करेगा। यहाँ पे टैंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगा। यहाँ टैंजेंट इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हो तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो बच्चों इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारी डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। वॉल्यूम 1 में आपको सिर्फ फार्मूले का नॉलेज, डिस्क्रिप्शन, ग्राफ और डायग्राम मिलेगा और ढेरों न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन मिलेगा। तो डेरिवेशन पढ़ने वाले बच्चों को वॉल्यूम 2 के पब्लिश होने का वेट करना होगा। तो आप वेट करिए, फिर मैं वॉल्यूम 2 से डेरिवेशन पढ़ा दूंगा। अब इसमें कितने केस होते हैं? In this connection, 3 positions are important: end on or axial position, broadside on or equatorial position. Third one is oblique position. Now starting with your first case. Intensity of the electric field at a point P on the axis of a dipole, that is end on position. बच्चों ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये 12 और ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल। पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। बच्चों एक्सिस जो डाइपोल का है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दो। इस पे कोई पॉइंट पी मार्क कर दो। पॉइंट पी का पोजीशन इन डाउन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। मुझे इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज रख दो। +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। प्लस क्यू का रिपल्शन फोर्स राइटवर्ड आएगा, दैट विल गिव यू E1 वेक्टर। माइनस क्यू का अट्रैक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड आएगा, दैट विल गिव यू E2 वेक्टर। and obviously distance of minus q is greater. So as per formula for the electric field, since distance of minus q is more, magnitude of E2 will be less, magnitude of E1 will be more. Since E1 E2 are opposite vectors, so their resultant will be rightward. Opposite vector का resultant bigger vector के direction में होगा, so this will give you net electric field. Direction will be rightwards along this axis. बच्चों डायरेक्शन तो मैंने समझा दिया। Now suppose the distance of this point P from the center of the dipole O is given as r vector. ये r वेक्टर का डायरेक्शन है बच्चों, यहाँ एरो मार्क कर दो, यहाँ इनिशियल बना दो। ये लाइन आपको वेक्टर r देगी और ये 50% L एंड 50% L। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से E1 E2 वेक्टर अलग अलग निकाल के रिजल्टिंग का फार्मूला डिराइव किया जाता है। डिराइव करने पर ये फार्मूला आपको मिलेगा। एजम्पशन है फ्री स्पेस, के की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी गई है और डिटो यही फार्मूला आपको मिलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों आर एल सब कुछ डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लो, इस फार्मूले को लर्न कर लो। पी को बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, फार्मूला इसका होगा Q×2L, बता चुका हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फॉर द फ्री स्पेस। मान लो ये छोटा डाइपोल होता, शॉर्ट डाइपोल। वेरी शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग होता है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर मस्ट बी मच ग्रेटर देन एल। अगर ऐसा हुआ तो ये शॉर्ट डाइपोल माना जाएगा। फिर एज कंपेयर टू आर, यहाँ एल को जीरो मान लिया जाएगा, आई मीन नेग्लिजिबल। जीरो का मतलब नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इग्नोर किया जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर ही बचेगा, देन आर पावर 4 हो जाएगा। आर पावर 4 को आर से कट करोगे, यहाँ 2p/r³ आएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला मिलेगा, और ये फार्मूला तुम इस कंडीशन में यूज करोगे, और इसको हम लोग शॉर्ट डाइपोल करते हैं। अगर तुम इस फार्मूले को वेक्टर में लिखना चाहते हो, वेक्टर नोटेशन में एरो लगा के, तो इन वेक्टर फॉर्म आप एरो ऐसे लगा दो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि पी वेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये टोटल स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव स्केलर है। वेक्टर में थ्योरी पढ़ा गया हूँ कि अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव स्केलर होता है, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। और डायग्राम में ऐसा हुआ है बच्चों, ई वेक्टर राइटवर्ड, ई वेक्टर राइटवर्ड, इट मीन्स ई वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर, तो इसको वेक्टर में ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट केस है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the equatorial line of a dipole that is called broadside on position। बच्चों पहले इसका डायग्राम समझ लो। ये कोई हॉरिजॉन्टल डाइपोल है, -q + q, टोटल इन 2L, सेंट्रल पॉइंट O, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P shown by red color, negative to positive, and this is perpendicular bisector line। So position of any point P on the perpendicular bisector line is called equatorial position or broadside on position। Now suppose this distance is equal to small r, this one is theta, theta, L and L, dipole is AB। बच्चों यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने पर लेफ्ट साइड आता है। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, डेरिवेशन तो बाद में कराऊंगा। आई मीन ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर राइटवर्ड, ई वेक्टर लेफ्टवर्ड। लेफ्ट साइड में क्यों आता है मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज रखोगे, +1, तो +q का इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन ऐसे आउटवर्ड आएगा, ऐसे आएगा। सपोज इट हैज सर्टेन मैग्नीट्यूड। -q का इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन की वजह से इस पॉइंट पे ऐसे इनवर्ड आएगा। ज्योमेट्री में डिस्टेंस दोनों पॉइंट से बराबर है, तो ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। तो बच्चों क्या होगा, पैरेललोग्राम ला लगा के जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर लाइन हॉरिजॉन्टल आएगा और लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में ही जाएगा एंड दिस विल बी अपोजिट टू पी वेक्टर। तो डिराइव करने पर बच्चों इसका फार्मूला आएगा, बिग डाइपोल के लिए ये फार्मूला आएगा फॉर फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P upon R square plus L square total raised to the power 3/2। बच्चों इसके बाद क्या होगा, कंडीशन बना लो कि फार इज मच ग्रेटर दैन एल, आई मीन फॉर शॉर्ट डाइपोल। फार इज मच ग्रेटर दैन एल, इसके कंपेरिजन में इसको 0 मान लोगे और आर स्क्वायर पे 3/2 पावर रेज करोगे, यहाँ पे आर क्यूब बचेगा। तो फाइनली बच्चों ये मैग्नीट्यूड का छोटा सा फार्मूला शॉर्ट डाइपोल के केस में यूज होगा। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल वर्ड यूज नहीं किया है तो ये बिग डाइपोल का फार्मूला यही इस्तेमाल करोगे, और शॉर्ट डाइपोल बोलेगा तो ये फार्मूला यूज करोगे, वेयर पेज डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड Q इंटू 2L। अगर इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पैरो मार्क करोगे, यहाँ पैरो मार्क करोगे, लेकिन बच्चों यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? थ्योरी पढ़े हो कि अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव स्केलर है, देखो ये तो अच्छे से देखना, पूरा कर्सर घुमा के दिखा रहा हूँ। अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव स्केलर है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं, आई मीन एंटी पैरेलल, मीन्स वेक्टर ये एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। और ऐसा डायग्राम में हुआ है बच्चों, ये दोनों अपोजिट है। देखो पी वेक्टर राइटवर्ड और ई वेक्टर लेफ्टवर्ड, इसलिए वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। Then we have third case, intensity of the electric field at any point P due to a short dipole oblique position। शॉर्ट डाइपोल का केस है बच्चों, आर मच ग्रेटर देन एल माना गया है। तुम कहोगे कि यहाँ पे बिग डाइपोल का केस क्यों नहीं लिया जा रहा है? बच्चों बिग डाइपोल में फार्मूला इतना लेंदी आता है, कुछ लेंदी फार्मूले को ना तो बोर्ड में पूछते हैं ना कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं, इसलिए बिग डाइपोल का केस यहाँ पे इग्नोर किया जाता है और शॉर्ट डाइपोल की ऑब्लिक पोजीशन कंसीडर करने पर पहले डायग्राम समझ लो फिर फार्मूला समझाता हूँ। इमेजिन करो कि ये शॉर्ट डाइपोल, वैसे डायग्राम में ये शॉर्ट दिख नहीं रहा बट माना गया है कि शॉर्ट है। टोटल इन 2L, central point O, and there is a point P in the space। At point P we have to find out net electric field। P को point O से ज्वाइन करो, and now suppose the distance between O and P is smaller। अगर यहाँ पे एक एरो बना दो, आर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एरो बना दो, यहाँ पे भी एक एरो बना दो, पी वेक्टर दिखा दो लेफ्ट टू राइट, दिस इज पी वेक्टर, and suppose the angle between position vector and p vector is theta, L and L माइनस Q प्लस Q। बच्चों उधर कैप्शन में ऊपर मैंने लिखा है कि R इज मच ग्रेटर दैन L, मगर डायग्राम में ये मच ग्रेटर दिख नहीं रहा, क्योंकि डायग्राम अगर बहुत नैरो बना दिया जाए ये सब डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए किताबों में जो दिखता है वैसा होता है नहीं। तुम इसको मान के चलो कि ये वेरी लार्ज है और ये वेरी स्मॉल है। यहाँ पे मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बच्चों जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर का लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो और उसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई एंगल पर एक रेड कलर का वेक्टर बना दो, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है उसका ओरिएंटेशन है। तो बच्चों डिराइव करने पर फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा
and this is for free space. P is q into 2L and R is distance between O and P as shown. For the free space, the value of K here put as 1. बच्चों डिराइव करने पर ये जो फाई है तो tan फाई की वैल्यू आती है tan थीटा बाई 2. ये जो थीटा है उसका tan थीटा बाई 2 आता है इस tan फाई की वैल्यू. तो फाई अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा तो tan इनवर्स ले लेना. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा इस फार्मूले से निकाल लेना और ये थीटा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा. ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ से आएगा डायरेक्शन. Then your next heading is potential due to an electric dipole. Derivation will be given in volume 2. Again here we have 3 cases. Again your case 1 is electrostatic potential at a point P on the axis of the dipole, that is in down position. बच्चों डाउन पोजीशन का डायग्राम मैंने फिर से रिपीट कर दिया है. यही डायग्राम मैं थोड़ी देर पहले दिखाया हूँ. ये एक्सियल पोजीशन है. यहाँ पे मुझको नेट पोटेंशियल चाहिए. बच्चों पोटेंशियल स्केलर होता है तो डायरेक्शन तो होगा नहीं. प्लस क्यू का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, माइनस क्यू का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा. दोनों का दो एक्सप्रेशन लिखकर अलजेब्राइक सम निकाला जाएगा. बच्चों नेट पोटेंशियल ये डिराइव हो जाएगा. फॉर द फ्री स्पेस दिस कम्स आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. फ्री स्पेस में K की वैल्यू 1 लिखा गया है. बच्चों अगर ये शॉर्ट डाइपोल हुआ तो ये कंडीशन लगाओगे R मच ग्रेटर देन L. इसके कंपेरिजन में इसको जीरो मानोगे. इसको जीरो मानोगे तो यहाँ आएगा P बाई R स्क्वायर. ये बन गया फॉर्मूला. नाउ योर नेक्स्ट केस electrostatic potential at a point P on the equatorial line of dipole, that is broadside on position. थोड़ी देर पहले डायग्राम समझाया. इस डाइपोल पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो. इस पे कोई पॉइंट P दिखा दो. यही होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इक्वेटोरियल पोजिशन. P को B से ज्वाइन करो, P को A से ज्वाइन करो. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर PA इक्वल्स PB. बच्चों तुमको यहाँ पोटेंशियल चाहिए तो प्लस क्यू का पोटेंशियल प्लस साइन में आएगा, माइनस क्यू का पोटेंशियल माइनस साइन में आएगा. और चूंकि डिस्टेंस दोनों से बराबर है तो अलजेब्राइक सम यहाँ नेट पोटेंशियल का जीरो आना चाहिए. इस पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल जीरो ही आएगा. अब इस पॉइंट P को इस लाइन पे टहला दो, इसकी पोजीशन शिफ्ट करा दो. इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो ही आना चाहिए बच्चों. इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जीरो पोटेंशियल लाइन बोला गया. और अगर इससे गुजरने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया जाए, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन होगा उसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो ही आएगा. So this is zero potential line, and if this is a plane perpendicular to the paper, then this is zero potential plane. Now your third case is electrostatic potential at any point P due to a short dipole, that is oblique position, and R is much greater than L. डायग्राम में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ.
जैसे डाइपोल, बच्चों भले से बड़ा सा दिख रहा है लेकिन इसको शॉर्ट डाइपोल माना गया है। सेंट्रल पॉइंट O, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P नेगेटिव टू पॉजिटिव, 50% tail and 50% tail. There is a point P whose position vector with respect to point O is R. बच्चों इस पोजिशन वेक्टर का यहाँ टर्मिनल बनाया गया। P vector rightward, the angle between P vector and R vector is theta, given dipole is AP. So on derivation at this point P, your scalar potential comes out by this formula. डेरिवेशन आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बच्चों अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो ये कुछ ऐसे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R बाई R क्यूब। बच्चों जब आप इसको ओपन करोगे डॉट को आएगा मॉड P, फिर आएगा मॉड R इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ आएगा PR कॉस थीटा। बच्चों PR कॉस थीटा को R क्यूब से कटाओगे तो नीचे R स्क्वायर बचेगा और ऊपर P कॉस थीटा बचेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, मगर माना गया है कि शॉर्ट डाइपोल है। बिग डाइपोल का भी फार्मूला होता है, बहुत लेंदी होता है, उसको पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको इग्नोर किया गया। तो शॉर्ट डाइपोल मान के फार्मूला बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Derivation will be given in volume 2. Now your first topic is electrostatic torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. बच्चों इस डायग्राम में मैंने shown by blue color यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइन पैरेलल होती हैं और इक्वी स्पेस्ड होती हैं, स्पेसिंग सेम होता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। उसमें एक इंक्लाइन डाइपोल रखा हुआ है -q +q, ज्वाइन कर दो और ये P वेक्टर दिखा दो एंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा, लेंथ ऑफ द डाइपोल 12। बच्चों बहुत ध्यान से देखो तो तुम थ्योरी पढ़ चुके हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है गिवन बाय QE, और अगर -q रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड QE। So two equal and opposite forces, QE left, QE right, these are two equal and opposite forces acting on a dipole, but their line of actions are different, so they form couple. ऐसा आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो। Such pair of forces form a couple, and couple moment is also called torque acting on the body. बच्चों कपल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है दो में से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, वही कपल मोमेंट या टॉर्क होता है। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क या कपल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होएगा वो आता है P sin थीटा। कैसे आता है देखो मैं कैसे निकाला हूँ।
एक फोर्स उठा लो QE और ये हाइपोटेन्यूस है 2L और ये है थीटा और ये है 90। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से ये आएगा 12 साइन थीटा। फोर्स QE को 12 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, इसमें से Q इंटू 12 को P लिख डालो। तो बच्चों कपल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा P इंटू ई साइन थीटा और यही कपल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, इसी को टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। और अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना हुआ तो P क्रॉस E लिखोगे, इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते, डायरेक्शन गलत हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज P क्रॉस E इक्वल्स टाउ आर कपल मोमेंट। तुम्हें पता है बच्चों P क्रॉस E का जब मॉड निकालते हो, वेक्टर में पढ़े हो, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ P इंटू मॉडुलस ऑफ E इंटू साइन ऑफ थीटा, वह थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों इसका मॉड निकालोगे तो बिट्टू बिल्कुल यही आएगा। और देखो ये है तुम्हारा E वेक्टर राइटवर्ड और ये P वेक्टर इंक्लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ जस्टिफाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये फार्मूला कपल मोमेंट के फार्मूले से डिराइव हुआ है, होता है F इंटू डी, F इज QE and D is perpendicular distance between their line of action, that is 12 sin theta। ये कपल मोमेंट से ये फार्मूला आएगा और वेक्टर से ये आएगा। ये हो गया तुम्हारा केस 1। बच्चों अगर थीटा को 90 ले लिया जाए तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा साइन 91, तो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम आएगा और टाउ मैक्स का फार्मूला P आएगा, P की वैल्यू टाउ मैक्स अपान E आएगा। अब कुछ डेफिनेशन बनाना सीखो यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 न्यूटन पर कूलम, then P equals tau max coulomb meter, is it? अगर यहाँ 1 लिखते हो तो P की वैल्यू टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कोई बोले दूसरी तरह से डिफाइन करो, एक डेफिनेशन तो ऊपर पढ़ चुके हो 2 इंटू 12। अगर दूसरा डेफिनेशन कोई पूछे तुमसे, इस लाइन से डेफिनेशन कैसे बनाओगी? The electric dipole moment is the torque acting on the dipole placed perpendicular to the direction of a uniform electric field of intensity 1 न्यूटन पर कूलम। बच्चों 90 का मतलब डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर रखा होगा और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 न्यूटन पर कूलम मेंटेन करा होगा, तब जाके डाइपोल मोमेंट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। इसी लाइन को मैंने स्टेटमेंट बना दिया तो डाइपोल मोमेंट का एक दूसरा डेफिनेशन बन गया। However, dipole is placed in a non-uniform electric field. It experiences a net force in addition to a torque. प्यारे बच्चों मैं ये समझा रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पैरेलल ना होती, कर्विलिनियर होती, कुछ ऐसे होती, कर्व पे होती, ऐसे ऐसे कर्व पे होती, इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते। यहाँ पे E1 वेक्टर होता तो यहाँ E2 वेक्टर होता, ये Q इंटू E1 होता, ये Q इंटू E2 होता। बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। हाँ, नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये QE1 होता, ये QE2 होता और डायरेक्शन अपोजिट होने पर भी इनका रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं होता। गॉट इट? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
net force is not equal to 0 and net torque is not equal to 0. इसे रटे रहो। फिर एक फॉर्मूला और होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई को ओपन करोगे तो पी कॉस थीटा डिराइव करने पर आता है। इसका डायग्राम यही है, ये फॉर्मूला इसी डायग्राम से डिराइव हुआ है। माना गया है कि जो पी वेक्टर है वो ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसी सिचुएशन इसकी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने पर माइनस पी डॉट ई आता है। ओपन करोगे तो माइनस पी कॉस थीटा आता है। एक फॉर्मूला और होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पोजीशन। बच्चों ये जो हेडिंग है इसमें कुछ एजम्पशन होता है जो यहाँ बताया नहीं गया। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एजेंट रोटेट करेगा, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट करेगा। शुरू में थीटा 1 पोजीशन पे रखा था और घुमाते घुमाते थीटा 2 पोजीशन पे ले जाएगा। और कैसे घुमाएगा बच्चों? वेरी स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो कितना वर्क करेगा इस फार्मूले से गवर्न होगा। ये एजेंट का वर्क है, वो वर्क करेगा P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। डेरिवेशन आपको बाद में मिल जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो फार्मूले थे जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा यूज होते हैं, वो सारे फार्मूले को डिस्क्राइब किया, मीनिंग समझाया। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे सभी फार्मूले को। अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी डाइपोल में कुछ और भी स्पेशल चीज़ें हैं जो बाद में पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल मैं अगले एपिसोड में पढ़ाने जा रहा हूँ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये टॉपिक थोड़ा मैथमेटिकल होगा और ये टॉपिक कॉम्पिटिशन्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सीरियस और कंसंट्रेट होना होगा। तो आज मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया, पोटेंशियल का एडिटिव रूल बताया, और इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे पेशेंस के साथ, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट एंड सी यू अगेन